हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आज आपके बीच में जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसका कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लेके आ रहा हूं आपके बीच, और आपके दिमाग को थोड़ा सा मैं रिकॉल करना चाहूंगा कि आप जो पढ़े हुए हैं आपको वो सब फार्मूला याद भी है कि नहीं। और यदि ये याद नहीं हो तो कृपया आप अपने कॉपी में थोड़ा इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं ये भी बताता जाऊंगा कि इस सॉल्यूशन चैप्टर में कौन कौन से ऐसे फॉर्मूला है जिस पर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। तो आज जो मैं आपको शुरू करने जा रहा हूं वह सॉल्यूशन का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है, ठीक है, जिस पे प्रॉब्लम प्राय पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, तो थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है जिसको आप सॉल्यूशन को आप कहते हैं, जिसको हिंदी में आप या तो घोल कहिए या विलियन कहिए, या इसी को आप विलियन भी कह सकते हैं। तो ये घोल या विलियन। तो इसमें आपको किन किन फॉर्मूला को ध्यान देना है, तो एक एक फॉर्मूला को हम आपको बताता जा रहा हूं। थोड़ा सा आप अपने कॉपी में थोड़ा राइट डाउन कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला जो है इसमें जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है घोल की शक्ति को प्रकट करने की विधियां, मीन्स मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी घोल के शक्ति को प्रकट करने की कौन कौन सी विधियां। तो सबसे पहला विधि मोलैरिटी है। मोलैरिटी जिसको हम कैपिटल एम द्वारा निरूपित करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है A/W/V। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। प्राय ऑब्जेक्टिव में भी पिछले 2-3 साल ये क्वेश्चन बराबर पूछे जा रहे हैं कि आपको दिया हुआ है कि 2 ग्राम कुछ पदार्थ है जिसको इस जल में घोलकर इतना ml का विलयन तैयार किया गया, तो प्राप्त विलयन का मोलैरिटी ज्ञात करें, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन प्राय पूछे जा रहे हैं। अब रही बात कि आपको ये फॉर्मूला का उपयोग करना है। अब यहाँ बहुत स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा कि यहाँ ए क्या है सर। ए है आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ए है आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब ही हुआ कि घुल की मात्रा। यह आपका घुल की मात्रा, सही है। जो आपने सॉल्यूट लिया, जिसकी मात्रा आप लिए, उसकी मात्रा है। W है आपका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी घुल का आणविक द्रव्यमान। घुल का आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान। और भी है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मीन्स भी है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन घोल का आयतन इन लीटर, यानी ये आपका है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, घोल का आयतन। तो इस फॉर्मूला से आप किसी भी सॉल्यूशन का मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को जरा सा आप लिख लें, और ये जो इस फॉर्मूला में क्या क्या कॉन्सेप्ट चीज है हेयर दे के आप लिख लें। और अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो इस डायरेक्ट आप फॉर्मूला को बैठा लीजिए। और यहाँ हम आपको बार बार कर रहे हैं कि V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मीन्स अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है तो यू हैव टू कन्वर्ट द मिलीलीटर इनटू लीटर। 1000 से भागा देख के उसको आप लीटर में कन्वर्ट कर लेना है। क्लियर है। तो ये तो था आपका मोलैरिटी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसी में जो दूसरा प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह है आपका मोलालिटी। इसी में जो दूसरा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह है आपका मोलालिटी। मोलालिटी।
मोलालिटी, जिसको आप कहते हैं मोललता। इस पर भी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं कि मोलालिटी का प्रॉब्लम। तो इसमें आपको जो फॉर्मूला का उपयोग करना है वो करना है A गुना 1000 बटा B गुना W। इस फॉर्मूला का आपको यूज करना है जब आपको मोलालिटी निकालना होगा। तो मोलालिटी निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूला का उपयोग करना है, ठीक है। अब रही बात कि यहाँ A क्या है, यहां अगर पूछ देगा तो आप कहिएगा A जो है वो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब ही हो गया घुल की मात्रा, घुल की मात्रा है। और B जो है, B इज द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब हुआ घोलक की मात्रा। और W जो है वह आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड यानी घुल का आणविक द्रव्यमान। घुल का आणविक द्रव्यमान। तो इस फॉर्मूला से आप जो है मोलालिटी की गणना कर सकते हैं, मोलालिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो अभी मैंने आपको दो फॉर्मूला का जिक्र किया, एक पहला मोलरिटी का और दूसरा मोलालिटी का, ठीक है। फॉर्मूला को आप राइट डाउन कर लीजिएगा। तीसरा जो फॉर्मूला है वह है आपका मोल फ्रैक्शन। तीसरा जो आपका है वह है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जिसको आप कहते हैं मोल अंश या मोल प्रभाव। मोल अंश या मोल प्रभाव। सही है। अब रही बात की मोल अंश और मोल प्रभाव की जब बात करते हैं, मान लीजिए कि कोई विलयन है, कोई भी सॉल्यूशन है आपका, और हम ये मान के चल रहे हैं कि जब भी कोई सॉल्यूशन होगा तो उसमें देयर आर टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट वन इज द सॉल्यूट, सेकेंड वन इज द सॉल्वेंट। इसका मतलब हुआ कि मान के हम चल रहे हैं कि इस विलयन में, इस सॉल्यूशन में n मोल आपका सॉल्यूट है और बड़ी n मोल आपका सॉल्वेंट है। क्लियर। अब आपको हम ये मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए कि इस सॉल्यूशन में छोटी n मोल सॉल्यूट है और बड़ी n मोल सॉल्वेंट उपस्थित है। तो अगर आपको कह देगा कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का अगर निकालना होगा तो जिसका निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर दीजिए बटा टोटल नंबर ऑफ मोल से भगा दीजिए, तो ये आपको निकल जाएगा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। सही है। और अगर मान लीजिए कि आपको कहा कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालिए, तो आपको बड़ी एन ऊपर देना है और छोटी एन प्लस बड़ी एन से भागा दे देना है, तो ये निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यानी जिसका आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, बिकॉज मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एक्स, तो जिसका भी आपको निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखिए बटा टोटल नंबर ऑफ मोल से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये सारा चीज है। अब रही बात कि अगर कोई चीज यहां तो मोल्स में दिया हुआ है तब आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई चीज ग्राम्स में दिया हुआ है तो उसको आपको पहले क्या करना है, उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है। कौन सा फॉर्मूला से? वेट इन ग्राम्स, वेट इन ग्राम्स बटा मॉलिक्यूलर मास से भागा दे दीजिएगा, तो आपको निकल जाएगा मोल।
तो कहने का मतलब अगर मोल्स में दिया हुआ है तब तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला का उपयोग कर दीजिए, लेकिन अगर मान लीजिए कोई चीज ग्राम्स में दिया हुआ है तब आप उसको मोल्स में लाइएगा। तो कैसे लाइएगा, उसको ग्राम में भार बटा अनुभार से भगा दे दीजिए, मोल्स आ जाएगा। और जब मोल्स आ गया तो उसके बाद आप मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो आपको मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम। ये तो आपका था मोल फ्रैक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि बराबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्वेश्चन 3 या 4 बार रिपीट हुआ है। 5% यूरिया के घोल का परिसारक दाब ज्ञात करें। तो वहां जब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये आपका जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होता है। आप याद रखिएगा जरा सा, एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 होते हैं, जिसको हम कहते हैं सहजात गुण। जिसको हम कहते हैं सहजात गुण। सहजात गुण। और गौर कीजिएगा, सहजात गुण का मतलब यह हुआ कि जो घुल के नंबर ऑफ मोल्स पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति से उस पर कोई मतलब नहीं है। मीन्स द properties of the solution which depends upon the number of moles of solute doesn't depend upon its nature। जो उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि किसी भी विलियन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे निर्भर करता है। विलियन के इस गुण को ही हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं 4। तो इसमें जो प्राय जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम कहते हैं परिसारक दाब। परिसारक दाब। अब इस पर जो क्वेश्चन प्राय पूछे जा रहे हैं कि 5% यूरिया के घोल का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालिए। प्रीवियस हमको लगता है कि 3 या 4 बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब रही बात की बहुत स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है 5% यूरिया के घोल का परिसारक दाब निकालना है तो हमें किस फॉर्मूला का उपयोग करना है। तो गौर कीजिएगा, इसमें आपका 2 फॉर्मूला है। पाई भी बराबर NST, और एक फॉर्मूला है पाई भी इक्वल टू छोटी w बटे m इंटू s इंटू टी। इसी फॉर्मूला से हमको परिसारक दाब ज्ञात करना है। ठीक है, इस फॉर्मूला का उपयोग करके हमको परिसारक दाब ज्ञात करना है। अब रही बात कि यहाँ जो है, यहाँ आप गौर कीजिएगा कि वेयर दे के आप ये चीज कर सकते हैं कि बड़ी पाई जो है दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर है जिसको आप कहते हैं परिसारक दाब। भी है आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सही है, हाँ, इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और गौर कीजिएगा, छोटी w है वो है आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब हुआ घुलने की मात्रा। कैपिटल M है आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। और T इज द टेम्परेचर इन केल्विन। T इज द टेम्परेचर इन केल्विन। और आपको पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन डिग्री सेंटीग्रेड में है तो आपको केल्विन में बदलने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड में आप जोड़ दीजिए 273.15, तो ये निकल जाएगा आपको केल्विन में। तो आपको करना क्या है, और S इज द सॉल्यूशन कांस्टेंट। S को कहते हैं हम सॉल्यूशन कांस्टेंट। सॉल्यूशन कांस्टेंट का मतलब हुआ कि घोल स्थिर। जनरली लीटर एटमॉस्फेयर में हम इसका मान लेते हैं 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर। तो कहने का मतलब, और N है आपका नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं की संख्या। तो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं आपको। और ये N जो है यहाँ नहीं दिख रहा है आपको, तो यहाँ जो हम लिख देते हैं जरा सा, ये जो छोटी n है, छोटी n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं की संख्या।
तो कहने का मतलब है कि इस फॉर्मूला से हम 5% यूरिया के घोल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात कर सकते हैं, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है? तो परिसारक दाब में जनरली 5% यूरिया के घोल का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर देगा निकालने, तो आप इस फॉर्मूला का उपयोग करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। परिसारक दाब अगर आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आपको ये फॉर्मूला को दिमाग में रखना है और इस फॉर्मूला का उपयोग करना है। ठीक है? अब रही बात, दूसरा है आपका, दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। याद कीजिएगा, दूसरा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वह है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये आपका है दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है? अब रही बात कि इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है। इसमें जो आपको फॉर्मूला लगाना है मीन्स पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट इक्वल टू छोटी एन बटे छोटी एन प्लस बड़ी एन। एक तो ये फॉर्मूला है, या एक फॉर्मूला है पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट इक्वल टू छोटी डब्ल्यू कैपिटल एम बटे एम इंटू कैपिटल। ये आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर ये आपको दो फॉर्मूला को याद रखना। अब रही बात कि इस फॉर्मूला में सर पी नॉट क्या है। यहां अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये तो सही है, फॉर्मूला तो हम याद कर लेंगे, लेकिन हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन क्या चीज है। तो पी नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है? शुद्ध सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। क्लियर? पीएस जो है आपका वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। क्लियर? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है। क्लियर? और ये जो छोटी एन है, छोटी एन है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बड़ी एन तो आप जान ही रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ है सॉल्वेंट। क्लियर? और यहां छोटी डब्ल्यू जो है वो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब सॉल्यूट की मात्रा। छोटी एम जो है वह है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है। सही है? और कैपिटल डब्ल्यू जो है दैट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और कैपिटल एम जो है वो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सारा इस फॉर्मूला का उपयोग करके अगर आपको आ जाए कि घुल्ले का मोलर मास की गणना करें, या आपको कोई भी चीज टर्म दे दे, तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्ञात कर सकते हैं। और ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दूसरा। तो ये था आपका ये चीज। तीसरा जो आपका है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो कहने का मतलब तीसरा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वह है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हुआ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा टीवी द्वारा निरूपित करते हैं। इसमें भी क्वेश्चन प्राय पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपका फॉर्मूला है कि डेल्टा टीवी इक्वल टू के बी इंटू सीएम। सीएम इज द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी। इसी फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा टीवी इक्वल टू
के बी ए गुना 1000 बटा बी गुना डब्ल्यू। इस फॉर्मूला से हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक का उन्नयन से। अब रही बात कि यहाँ सारा चीज आप नोटेशन जान ही रहे हैं कि वेयर दे के आप जान सकते हैं कि डेल्टा टीबी जो है दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है जिसको आप कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। के बी यहाँ आपका देखिए के बी जो है दैट इज द कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट, सही है। और सीएम आप जानते हैं कि सीएम इज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब हुआ सांद्रण, लेकिन टर्म्स ऑफ मोलालिटी, मोलालिटी के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी। क्लियर। ये आप जान ही रहे हैं कि ए है आपका अमाउंट ऑफ सॉलिड, अमाउंट ऑफ सॉलिड। बी जान ही रहे हैं दैट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और डब्ल्यू जो है दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड। तो इस फॉर्मूला से हम जो है निकाल सकते हैं आपका डेल्टा टीबी का मान, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक का उन्नयन है। तो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं ये तीसरा। क्लियर है। चौथा और अंतिम जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वह है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि चौथा जो और अंतिम जो आपका है वह है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हम डेल्टा टीएफ द्वारा निरूपित करते हैं। और फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ होगा क्या, डेल्टा टीएफ के जगह पर एफ आ जाएगा, एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ सीएम वही रहेगा, सिर्फ ये आपका के एफ आ जाएगा, यहाँ के बी के जगह पर के एफ आ जाएगा, बाकी टोटल चीज वही रहेगा। यहाँ डेल्टा टीएफ जो हुआ ये हुआ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हो जाएगा। और के एफ जो है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, इसका मान आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। और सीएम कंसंट्रेशन है ये वही है। तो टोटल चीज जहां आपका फॉर्मूला में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में केबी था और डेल्टा टीबी था, वहां सिर्फ डेल्टा टीएफ आ जाएगा और डेल्टा केएफ आ जाएगा। तो यहाँ आपका देखिए कि वही चीज है, जहां बी था वहां बी मीन इंडिकेट फॉर बॉइलिंग पॉइंट और एफ इंडिकेट फॉर फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है। तो कहने का मतलब इस सारी चीज फॉर्मूला को आपका ये था आपका चार जो है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और जो कि एग्जामिनेशन में प्राय पूछे जाते हैं। इसमें जो और दो चीज जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वह है आपका रॉल्स का नियम। तो रॉल्स एक वैज्ञानिक था जिन्होंने आपका सॉल्यूशन के संबंध में दो नियम दिया था। रॉल्स ने क्या किया था कि दो फॉर्मूला दिया। एक आपका रॉल्स का नियम था एक रॉल्स ने दिया था रॉल्स लॉ, और रॉल्स लॉ ने दो नियम दिया था। एक दिया था फॉर नन वोलेटाइल सॉलिड, नन वोलेटाइल सॉलिड। तो नन वोलेटाइल सॉलिड के लिए जो उन्होंने दिया वह दिया जो मैंने अभी आपको बतलाया, पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर छोटी एन बटा छोटी एन प्लस बड़ी एन। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया उन्होंने नन वोलेटाइल सॉलिड। सही है। दूसरा जो इन्होंने दिया फॉर वोलेटाइल सॉलिड, वोलेटाइल सॉलिड, इसके लिए जो फॉर्मूला दिया इन्होंने यह दिया आपका पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए
और एक दिया PV इक्वल टू PV नॉट इंटू XV। ये था वॉलेटाइल के लिए। तो रॉल्स का नियम अगर आपको एग्जाम में आ जाता है तो रॉल्स ने दो नियम दिया था, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए और एक वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो कहने का मतलब सॉल्यूशन में जितना प्रॉब्लम्स आते हैं वो टोटल आज आपके बीच मैंने टोटल फॉर्मूला को आपको मैंने बतला दिया। आप इस फॉर्मूला को जरा से याद कर लेंगे, आप रिकॉल कर लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा, और एग्जामिनेशन में इसी सब फॉर्मूला से प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो आज आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में थोड़ा कमेंट करके आप बताएंगे, और क्या आपका सुझाव है। और मुझे विश्वास है कि आज आपका वीडियो बहुत ही रोचक लगा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। और इसी तरह से हम मिलेंगे आपको अगले टॉपिक में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है विद्युत रसायन का, उस लेक्चर में। तो मिलते हैं हम कल। आज के लिए यहीं तक।